हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 36 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आखिरकार निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तिथियां घोषित कर दी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होंगे, तो मणिपुर में 2 चरणों में और पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में ही। नतीजों के लिए 10 मार्च का इंतज़ार करना होगा। निर्वाचन आयोग ने नामांकन और मतदान तिथियों की घोषणा करते ही 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों, नुक्कड़ सभाओं, रोड शो, पदयात्रा आदि पर भी रोक लगा दी है। ऐसा करना आवश्यक था क्योंकि कोरोना संक्रमण का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। संक्रमण फैलने की गति इतनी तेज़ है कि निर्वाचन आयोग को 15 जनवरी के बाद भी चुनाव प्रचार के परंपरागत तरीकों पर रोक लगानी पड़ सकती है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किए जाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। बेहतर हो कि राजनीतिक दल इसके लिए तैयार रहे कि उन्हें 15 जनवरी के बाद भी डिजिटल चुनाव प्रचार पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। इसमें थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि डिजिटल चुनाव प्रचार की कुछ सीमाएं हैं। बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पहले भी बंगाल, तमिलनाडु आदि में राजनीतिक दल डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार कर चुके हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि आज हर दल इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय है। मजबूरी में ही सही, यदि डिजिटल चुनाव प्रचार की संस्कृति विकसित होती है तो यह उचित ही होगा। इससे न केवल दलों और जनता की समय बचेगा, बल्कि प्रशासन को रैलियों, रोड शो आदि के लिए जो तमाम प्रबंध करने पड़ते हैं, उनसे भी मुक्ति मिलेगी। जब डिजिटल तकनीक जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला रही है, तो फिर चुनाव प्रचार की शैली भी बदलनी चाहिए। चूँकि चुनाव वाले 5 राज्यों में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसलिए पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुकाबले उस पर सबसे अधिक दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। इसलिए और भी क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि चुनाव वाले 5 राज्यों में पंजाब को छोड़कर शेष 4 में भाजपा सत्ता में है। कहाँ कितने कांटे का संघर्ष होता है, यह चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तो है ही कि चुनाव प्रसार जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहे तो बेहतर। निर्वाचन आयोग को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि न तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पाए, न ही किसी तरह की धांधली। उसे दुष्प्रचार करने वाले तत्वों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि डिजिटल संसार में ऐसे तत्व भी खूब हैं। पैराग्राफ। झांसी कमिश्नरी कोर्ट ने शुक्रवार को
राजस्व और आर्म्स एक्ट के 2 प्रकरणों के निर्णय संस्कृत में सुनाकर गर्वानुभूति ही कराई है। आज़ादी के बाद प्रदेश में पहली बार किसी राजस्व न्यायालय ने देववाणी में फैसला दिया है। अभी तक लघु प्रकृति के वादों के निर्णय हिंदू, अंग्रेजी और हिंदी में ही सुनाए जाते रहे हैं। झांसी मंडलायुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने यह मिथक तोड़ा और संस्कृत में निर्णय ही नहीं सुनाया बल्कि हिंदी में भी अर्थ बताया। इससे अधिक वक्ताओं में थोड़ी हैरानी भले हुई, लेकिन सभी ने उनकी सराहना ही की। अदालत ने फैसलों का हिंदी रूपांतरण भी फाइल में रखवा दिया है ताकि संस्कृत में लिखा ना समझ में आए तो उसका उपयोग कर लें। संस्कृत में निर्णय सुनाने के पीछे देवभाषा के प्रति अनुराग पैदा करना ही है। पूर्व में ऐसे प्रयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई न्यायमूर्तियों ने भी किए हैं। बहुधा लोग संस्कृत को कठिन और धार्मिक कर्मकांड की भाषा भर मान लेते हैं। उच्च शिक्षा और शोध में विद्यार्थियों की अरुचि के पीछे भी इसी तरह के तर्क गिनाए जाते हैं। यद्यपि संस्कृत विश्व की इकलौती ऐसी भाषा है जो टॉकिंग कंप्यूटर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह जैसी बोली जाती है वैसी लिखी भी जाती है। यहाँ समान उच्चारण वाले शब्दों के अर्थ भिन्न नहीं बल्कि समान होते हैं। कई अक्षर साइलेंट नहीं होता। प्रदेश में संस्कृत की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए गैर शासकीय विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई है। ये शिक्षक बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही देववाणी की खूबियों से अभिसिंचित करेंगे। यही नहीं, जो धार्मिक पीठ अपने यहाँ संस्कृत पीठ की स्थापना करती है उसे भी सरकारी मदद मिलती है। राज्य सूचना विभाग अब संस्कृत में भी प्रेस नोट जारी करता है। पहले सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में ही प्रेस नोट जारी किए जाते थे। ऐसे प्रयत्न अभी और बढ़ाने होंगे। संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा लोक व्यवहार में पुनः प्रचलन में तभी आ सकेगी जब उसके जरिए रोजगार, संस्कार और समृद्धि के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।